CH-210 4th लेवल फायर बर्स्ट। इसके फ्लेम का कलर तो, ये तो रोज फ्लेम है, लेकिन ये इसके पास कैसे? जय ने देखते ही उस फ्लेम को पहचान लिया और उसे देखते ही उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आरव ने जो ग्राउंड ब्रेक हमला किया था, उसकी फ्लेम पूरी शक्ति के साथ जय की ब्लू फ्लेम्स पर हमला कर रही थी। टेम्परेचर और शक्ति के मामले में रोज फ्लेम्स को सारी फ्लेम्स में सबसे बेस्ट माना जाता था। आरव की रोज फ्लेम तेजी से जय की ब्लू फ्लेम के इलाके में जाकर उसे बुझा रही थी। भले ही वो ब्लू फ्लेम्स बहुत जगह फैल चुकी थी, लेकिन उनमें रोज फ्लेम की गर्मी का सामना करने की शक्ति नहीं थी। आरव ने एक इशारा किया और उसकी शक्ति से रोज फ्लेम और फैलने लगी। वहां घास के मैदान में एक फेरी रोज उभर आया था। चारों तरफ उसकी रोशनी फैल रही थी। ये नज़ारा देखने लायक था। रोज फ्लेम के सामने ब्लू फ्लेम का टिकना नामुमकिन था। बदकिस्मती से आरव का रोज फ्लेम जय के ब्लू फ्लेम जितनी देर तक नहीं जलता था। हर फ्लेम की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती थीं। आरव का रोज फ्लेम शक्तिशाली भी था और सेकंडों में किसी को भी राख में बदल सकता था, लेकिन जय का ब्लू फ्लेम बहुत देर तक जलता था और बड़े इलाके में जल्दी ही फैल भी जाता था। आरव इस बारे में सोच ही रहा था जब उसने देखा कि आसपास के पूरे ब्लू फ्लेम्स नहीं बुझे थे, वो अभी कहीं कहीं जल रहे थे और पास ही फिर से घास ने आग पकड़ ली। तो तुम मेरे फ्लेम को पहचानते हो? आरव को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए उसने जय को छेड़ने के लिए कहा। हाँ, इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरे भाइयों की मौत के लिए जिम्मेदार हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराकर बंदी बनाकर एनफोर्समेंट यूनियन में तुमसे पूछताछ करूंगा। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाइयों को मारकर तुम कैसे बच पाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए मैं मैजिक कोर्ट तक जाऊंगा। जय की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। बहुत वक्त पहले जय को किसी बूढ़े हंटर से खबर मिली थी कि स्वपन नगरी के पास एक गांव में हाई टेम्परेचर फ्लेम मिली है। इसी वजह से उस गांव में सूखा भी पड़ा था। जय ने यह सोचा था कि वो खुद जाकर उस फ्लेम को ले लेगा, लेकिन वो वहां जा ही नहीं पाया क्योंकि उस दिन उसे एनफोर्समेंट यूनियन के ट्रायल में जाना था। इसीलिए उसने ये मौका अपने बड़े कजिन्स को देकर उन्हें वहां भेज दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये पता चला कि वो वहां से गायब हो गए। जय को उस रोज फ्लेम की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। आखिर में ना ही उसे उसके भाई वापस मिल पाए और ना ही वो रोज फ्लेम। पहले जय ने सोचा था कि उसे कभी भी उस गांव के सच के बारे में पता नहीं चलेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे उसके भाइयों का कातिल यहाँ और ऐसे मिलेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे उसके भाइयों की मौत का बदला लेने का एक मौका दिया था। जय, खुद को शांत करो। तुम्हारा काम उन्हें धवल पहाड़ जाने से रोकना है। हमेशा ही गार्ड्स के बैकअप के लिए रुकना चाहिए, दूसरे इंटर्न ने कहा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, जय ने गुस्से में कहा और उसकी बॉडी का फ्लेम और भी बढ़ गया था। आरव को बस ये चिंता थी कि उसका दुश्मन सामने से नहीं लड़ेगा, लेकिन अब जब जय को गुस्सा आ गया था तो आरव का काम और आसान हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि आरव अब भी जैसे लड़ने के लिए अपनी किसी भी इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अचानक उसके हाथ में एक रोज कलर फ्लेम आई, जिसे वो एक करतबबाज की तरह यहाँ वहाँ उछालने लगा। फायर बर्स्ट। आरव ने इस फायर बॉल को अपने दुश्मन की तरफ फेंका और वो जाकर सीधा निशाने पर लगी। जय की शक्ति देखकर आरव मान गया था कि जय भी काफी टैलेंटेड था। उसकी स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार बहुत तेज थी। आरव ने अपनी प्राइमरी स्पेल ही पूरी कर पाया था और जय ने अपनी इंटरमीडिएट स्पेल के लिए नेबुला बना लिया था। जब तक आरव के पास भरपूर शक्ति थी, वो लगातार अपनी फायर बर्स्ट स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था ताकि फायर बॉलर्स से लगातार जय पर हमला कर सकें। लेकिन जय भी कुछ कम नहीं था, वो भी तेजी से फेरी फिस्ट के हमले कर रहा था। तो तुम मुझ पर एक प्राइमरी स्पेल से हमला करने की कोशिश कर रहे हो? बेवकूफ़ हो या फिर डर के मारे तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है? जय को आरव की फायर बर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने फायर नेबुला को बनाने पर ही ध्यान दिया। वो जानता था कि उसकी पूरी बॉडी पहले ही उसकी ब्लू फ्लेम से ढकी हुई थी और आम प्राइमरी लेवल के फ्लेम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ध्यान से देखो कि यहाँ पर बेवकूफ़ कौन है, आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने अपनी मुट्ठी बांधी और फिर उसे खोलने का इशारा किया, जिससे वहां फायर बर्स्ट का धमाका हुआ। यह धमाका लगभग 2 मीटर की गोलाई में हुआ था और इसके असर से जय कुछ दूर जाकर गिर गया। आरव की यह फायर बॉल काफी बड़ी और शक्तिशाली थी। धमाके की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और उससे निकलने वाली चिंगारियां चारों तरफ फैल रही थीं। रोज फ्लेम के असर से आरव का फायर बर्स्ट और खतरनाक हो गया था और सबसे खास बात तो यह थी कि आरव के प्राइमरी लेवल फायर बर्स्ट का असर एक आम फ्लेम के फेरी फिस्ट जितना था। जय को अंदाजा भी नहीं था कि उसके दुश्मन का फायर बर्स्ट इतना शक्तिशाली होगा। वो किस्मत वाला था कि उसके पास भी फायर एलिमेंट था, वरना अब तक तो वो कब का हार मान चुका होता। तुम्हारा फायर बर्स्ट, आरव के फायर बर्स्ट से घायल हुए जय ने कहा। गुस्से के अलावा उसकी आंखों में हैरानी भी थी। इसकी फायर बर्स्ट इतनी शक्तिशाली क्यों है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंटरमीडिएट स्पेल हो, जय ने मन ही मन सोचा।
मुझे लगता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरी 4th लेवल फायर बर्स्ट का मजा चखोगे। आरव मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में और फायर बॉलर्स आ गई थी। एक 4th लेवल प्राइमरी स्पेल। जय हैरान हो गया था। इंटरमीडिएट लेवल पर विंड इक्विपमेंट होने के कारण उसे खुद पर बहुत गर्व था। वो सोचता था कि वो आसानी से सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस को धूल चटा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उससे बेहतर भी कोई था जिसने अपनी प्राइमरी स्पेल को 4th लेवल पर पहुंचा दिया था। कोई भी मैजिशियन अपनी प्राइमरी स्पेल्स को सिर्फ सोल एसेंस की मदद से ही 4th लेवल तक पहुंचा सकता था और उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की होती थी। आमतौर पर यह गारंटी लेने के लिए कि नेबुला पूरी तरह सोल एसेंस की शक्ति को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले, ये जरूरी था कि सोल एसेंस लगभग 5 करोड़ का हो। इसलिए 7 स्टॉर्स के लिए 7 सोल एसेंस की जरूरत थी जिनकी कीमत कुल मिलाकर 35 करोड़ थी। जय ये सोच रहा था कि उतने पैसों में तो वो आराम से कई सारी अच्छी खासी सोल सीड खरीद सकता था। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो जो तुमने अपने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। जय ने ऐसे कहा जैसे उसे आरव की बेवकूफ़ी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर मेरी सोल सीड का स्वाद भी चख लेना चाहिए, आरव ने कहा। रोज़ फ्लेम का बहुत ही हाई टेम्परेचर था। ये सारे फ्लेम्स के बीच सबसे खतरनाक फ्लेम था। ये आम फायर मैजिक की शक्ति लगभग 2.5 गुना बढ़ा सकता था। 4th लेवल फायर बर्स्ट में कुछ खास नहीं था। अंदर सिर्फ इतना था कि उसकी शक्ति 3rd लेवल फायर बर्स्ट से दुगनी थी। यही सब फायदे जोड़ते जोड़ते आरव की फायर बर्स्ट किसी आम फायर बर्स्ट से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। प्राइमरी लेवल पर फायर बर्स्ट सबसे खतरनाक स्पेल्स में से एक थी। उसकी शक्ति 5 गुना बढ़ जाने के बाद वो लगभग एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरव प्राइमरी स्पेल्स इस्तेमाल करने में एक एक्सपर्ट था। इस वजह से वो लगातार जय पर फायर बॉलर्स के हमले कर रहा था और अगर उनकी शक्ति इंटरमीडिएट लेवल से आधी भी होती तो भी उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जय को बुरी तरह से घायल कर सकती थी। आरव के हाथ में लगातार फायर बॉलर्स आती ही जा रही थी और जय के पास पहुंचते ही इनसे धमाका हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बम के गोले हों। जय एक जादुई कवच पहने हुए था जो देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा था। उस जादुई कवच ने उसे कई फायर बर्स्ट के हमलों से बचा लिया था। आरव काफ़ी तेजी से फायर बॉलर्स से हमला कर रहा था जिससे जय को अपना स्टार नेबुला बनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। धमाकों की वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जय काफ़ी परेशानी में था। वैसे तो उसकी स्पेल इस्तेमाल करने की स्पीड आम मैजिशियन से कहीं ज़्यादा थी। कई बार तो उसके इंटरमीडिएट स्पेल लोगों की प्राइमरी स्पेल से पहले ही पूरी हो जाती थी, लेकिन आज आरव उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। जब भी वो अपनी इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करता, उसका दुश्मन उसकी तरफ एक फायर बर्स्ट रप्चर फेंक देता जिसका धमाका आसपास सब कुछ हिला कर रख देता और वो फिर अपने इंटरमीडिएट स्पेल पूरी नहीं कर पाता। अब तो उसका जादुई कवच भी आरव के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। आखिर में जय ने अपनी इज्जत को साइड में रखा और आरव से दूर जाने लगा। उसने कुछ पल तो सोचा लेकिन फिर अपना वो विंड इक्विपमेंट समन कर लिया। उसका विंड इक्विपमेंट ब्लू विंड्स थे। उन पर छोटे छोटे पंख साफ दिख रहे थे। एक ही पल में उसने हवा में छलांग लगा दी और ऊपर जाने लगा। जय ने आरव से बिना छिपे लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसके दुश्मन ने तो उसे महज प्राइमरी स्पेल से ही हरा दिया था। उसके पास अपना विंड इक्विपमेंट एक्टिवेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि आसमान में रहकर वो आरव को हरा सकता था। जय जानता था कि एक बार अगर उसका कवच टूट गया तो वो आरव से नहीं जीत पाएगा। फायर बर्स्ट की सीमा लिमिटेड होती थी। हवा में रहकर जय आसानी से आरव पर फेयरी फिस्ट से हमला कर सकता था और आरव के फायर बर्स्ट उस तक पहुंचते ही नहीं। उसका ये विंड इक्विपमेंट बेहद बेशकीमती था और यही उसे हर मैजिक फाइट में जीताता था। मैं जानता हूं कि कुछ देर के लिए तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम किससे बैटल कर रहे हो। जय शेखावत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय अब आसमान में 20 मीटर ऊपर पहुंच गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही उड़ने दूंगा? आरव ने मुस्कुराकर उससे पूछा। आरव के पैरों के नीचे रेड स्टार पैटर्न्स बनना बंद हो गए थे और उनकी जगह ले ली थी पर्पल स्टार पैटर्न ने, जो आरव के पैरों के नीचे बनकर भी तैयार हो गया था। आरव के चारों तरफ लाइटिंग सैनिक आने लगे। इंद्र, वज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आरव ने अपनी उंगली से जय की तरफ इशारा किया। थंडरबोल्ट सीधा आसमान के जरिए जय की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल जय के सिर पर काले घने बादल छा गए। जब उसने इन बादलों को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लाइटनिंग एलिमेंट। उसे अच्छे से याद था कि कुछ समय पहले आरव ने अपने शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। इससे यह साफ हो गया था कि आरव शेडो और फायर एलिमेंट का मैजिक कल्टीवेशन कर रहा था। फिर भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लाइटनिंग एलिमेंट कहाँ से आया। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास टैलेंट है, आरव ने हंसकर कहा। उसके हंसते ही लाइटनिंग नीचे आने लगी। लाइटनिंग काफ़ी तेज़ और खतरनाक थी। थंडरबोल्ट रात के अंधेरे में आसमान में रोशनी करते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो थंडरबोल्ट एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक पंजा बना लिया। इस पर्पल लाइटनिंग पंजे ने जय को हवा में ही जकड़ लिया।
उस पर थंडरबोल्ट का हमला हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। लाइटनिंग से उसे मानो 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। अगर उसने जादुई कवच नहीं पहना होता तो अब तक उसकी चटनी बन गई होती। लाइटनिंग के हमले ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इंद्र वज्र के खास असर के कारण उसकी हड्डियां ढीली हो गई थीं। वो एक मिट्टी की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। जय ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ पाया क्योंकि उसकी पूरी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। लाइटनिंग सैनिक अब भी उसकी बॉडी को पैरालाइज किए हुए थे और एक बार लाइटनिंग ने उसका जादुई कवच भेद दिया तो वो लाइटनिंग सैनिक उस पर और तेजी से हमला करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी 15 मिनट भी पूरे हुए हैं, आरव ने अपनी बत्तीसी दिखाकर कहा। वो जय को देख रहा था जो अपनी हार मानने की तैयारी नहीं कर रहा था। ये तो बिना कहे ही साफ था कि जिस इंटरमीडिएट मैजिशियन के पास विंड इक्विपमेंट और इतना महंगा जादुई कवच हो वो बहुत अमीर फैमिली से होगा। आरव ने उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। आरव जो खुद एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, उसने जय को हरा दिया था लेकिन जय को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, दर्द में जय ने कहा। सही पहचाना, और किसके पास डुअल एलिमेंट्स होंगे? तुम्हें बदला लेना हो तो ले लेना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तो जैसे अपनी पहचान भी नहीं छुपाए। ये जानने के बाद एनफोर्समेंट यूनियन उसकी पहचान आसानी से कर सकता था, लेकिन ये लड़ाई ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में थी। यहाँ तक कि मंत्री राजेश भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। आरव ये बात जानता था, इसलिए उसे अपनी पहचान बताने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी उसकी पहचान छिपाने से कुछ नहीं होता, लोगों को तो पता लग ही जाता। तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जय की आंखों में बदले की आग थी। आरव ने उसकी धमकियों को अनसुना कर दिया और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। मीरा लगातार 4 दुश्मनों से एक साथ लड़ रही थी। इनमें 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन थे और एक रेजापंख गोरैया थी जो बढ़ रही थी। उन 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन से मीरा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो रेजापंख गोरैया उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। इसके फ्लेम का कलर तो, ये तो रोज फ्लेम है, लेकिन ये इसके पास कैसे? जय ने देखते ही उस फ्लेम को पहचान लिया और उसे देखते ही उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आरव ने जो ग्राउंड ब्रेक हमला किया था, उसकी फ्लेम पूरी शक्ति के साथ जय की ब्लू फ्लेम्स पर हमला कर रही थी। टेम्परेचर और शक्ति के मामले में रोज फ्लेम्स को सारी फ्लेम्स में सबसे बेस्ट माना जाता था। आरव की रोज फ्लेम तेजी से जय की ब्लू फ्लेम के इलाके में जाकर उसे बुझा रही थी। भले ही वो ब्लू फ्लेम्स बहुत जगह फैल चुकी थी, लेकिन उनमें रोज फ्लेम की गर्मी का सामना करने की शक्ति नहीं थी। आरव ने एक इशारा किया और उसकी शक्ति से रोज फ्लेम और फैलने लगी। वहां घास के मैदान में एक फेरी रोज उभर आया था। चारों तरफ उसकी रोशनी फैल रही थी। ये नज़ारा देखने लायक था। रोज फ्लेम के सामने ब्लू फ्लेम का टिकना नामुमकिन था। बदकिस्मती से आरव का रोज फ्लेम जय के ब्लू फ्लेम जितनी देर तक नहीं जलता था। हर फ्लेम की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती थीं। आरव का रोज फ्लेम शक्तिशाली भी था और सेकंडों में किसी को भी राख में बदल सकता था, लेकिन जय का ब्लू फ्लेम बहुत देर तक जलता था और बड़े इलाके में जल्दी ही फैल भी जाता था। आरव इस बारे में सोच ही रहा था जब उसने देखा कि आसपास के पूरे ब्लू फ्लेम्स नहीं बुझे थे, वो अभी कहीं कहीं जल रहे थे और पास ही फिर से घास ने आग पकड़ ली। तो तुम मेरे फ्लेम को पहचानते हो? आरव को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए उसने जय को छेड़ने के लिए कहा। हाँ, इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरे भाइयों की मौत के लिए जिम्मेदार हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराकर बंदी बनाकर एनफोर्समेंट यूनियन में तुमसे पूछताछ करूंगा। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाइयों को मारकर तुम कैसे बच पाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए मैं मैजिक कोर्ट तक जाऊंगा। जय की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। बहुत वक्त पहले जय को किसी बूढ़े हंटर से खबर मिली थी कि स्वपन नगरी के पास एक गांव में हाई टेम्परेचर फ्लेम मिली है। इसी वजह से उस गांव में सूखा भी पड़ा था। जय ने यह सोचा था कि वो खुद जाकर उस फ्लेम को ले लेगा, लेकिन वो वहां जा ही नहीं पाया क्योंकि उस दिन उसे एनफोर्समेंट यूनियन के ट्रायल में जाना था। इसीलिए उसने ये मौका अपने बड़े कजिन्स को देकर उन्हें वहां भेज दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये पता चला कि वो वहां से गायब हो गए। जय को उस रोज फ्लेम की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। आखिर में ना ही उसे उसके भाई वापस मिल पाए और ना ही वो रोज फ्लेम। पहले जय ने सोचा था कि उसे कभी भी उस गांव के सच के बारे में पता नहीं चलेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे उसके भाइयों का कातिल यहाँ और ऐसे मिलेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे उसके भाइयों की मौत का बदला लेने का एक मौका दिया था। जय, खुद को शांत करो। तुम्हारा काम उन्हें धवल पहाड़ जाने से रोकना है। हमेशा ही गार्ड्स के बैकअप के लिए रुकना चाहिए, दूसरे इंटन ने कहा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, जय ने गुस्से में कहा और उसकी बॉडी का फ्लेम और भी बढ़ गया था। आरव को बस ये चिंता थी कि उसका दुश्मन सामने से नहीं लड़ेगा, लेकिन अब जब जय को गुस्सा आ गया था तो आरव का काम और आसान हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि आरव अब भी जैसे लड़ने के लिए अपनी किसी भी इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अचानक उसके हाथ में एक रोज कलर फ्लेम आई, जिसे वो एक करतब बाज की तरह यहाँ वहाँ उछालने लगा। फायर बर्स्ट।
आरव ने इस फायर बॉल को अपने दुश्मन की तरफ फेंका और वो जाकर सीधा निशाने पर लगी। जय की शक्ति देखकर आरव मान गया था कि जय भी काफ़ी टैलेंटेड था। उसकी स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार बहुत तेज थी। आरव ने अपनी प्राइमरी स्पेल ही पूरी कर पाया था और जय ने अपनी इंटरमीडिएट स्पेल के लिए नेबुला बना लिया था। जब तक आरव के पास भरपूर शक्ति थी, वो लगातार अपनी फायर बर्स्ट स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था ताकि फायर बॉलर से लगातार जय पर हमला कर सके। लेकिन जय भी कुछ कम नहीं था, वो भी तेजी से फेरी फिस्ट के हमले कर रहा था। तो तुम मुझ पर एक प्राइमरी स्पेल से हमला करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ़ हो या फिर डर के मारे तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। जय को आरव की फायर बर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने फायर नेबुला को बनाने पर ही ध्यान दिया। वो जानता था कि उसकी पूरी बॉडी पहले ही उसकी ब्लू फ्लेम से ढकी हुई थी और आम प्राइमरी लेवल के फ्लेम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ध्यान से देखो कि यहाँ पर बेवकूफ़ कौन है, आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने अपनी मुट्ठी बांधी और फिर उसे खोलने का इशारा किया, जिससे वहां फायर बर्स्ट का धमाका हुआ। यह धमाका लगभग 2 मीटर की गोलाई में हुआ था और इसके असर से जय कुछ दूर जाकर गिर गया। आरव की यह फायर बॉल काफ़ी बड़ी और शक्तिशाली थी। धमाके की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी और उससे निकलने वाली चिंगारियां चारों तरफ फैल रही थीं। रोज फ्लेम के असर से आरव का फायर बर्स्ट और खतरनाक हो गया था और सबसे खास बात तो यह थी कि आरव के प्राइमरी लेवल फायर बर्स्ट का असर एक आम फ्लेम के फेरी फिस्ट जितना था। जय को अंदाजा भी नहीं था कि उसके दुश्मन का फायर बर्स्ट इतना शक्तिशाली होगा। वो किस्मत वाला था कि उसके पास भी फायर एलिमेंट था, वरना अब तक तो वो कब का हार मान चुका होता। तुम्हारा फायर बर्स्ट, आरव के फायर बर्स्ट से घायल हुए जय ने कहा। गुस्से के अलावा उसकी आंखों में हैरानी भी थी। इसकी फायर बर्स्ट इतनी शक्तिशाली क्यों है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंटरमीडिएट स्पेल हो, जय ने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरी 4th लेवल फायर बर्स्ट का मजा चखोगे। आरव मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में और फायर बॉलर्स आ गई थी। एक 4th लेवल प्राइमरी स्पेल? जय हैरान हो गया था। इंटरमीडिएट लेवल पर विंड इक्विपमेंट होने के कारण उसे खुद पर बहुत गर्व था। वो सोचता था कि वो आसानी से सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस को धूल चटा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उससे बेहतर भी कोई था जिसने अपनी प्राइमरी स्पेल को 4th लेवल पर पहुंचा दिया था। कोई भी मैजिशियन अपनी प्राइमरी स्पेल्स को सिर्फ सोल एसेंस की मदद से ही 4th लेवल तक पहुंचा सकता था और उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की होती थी। आमतौर पर यह गारंटी लेने के लिए कि नेबुला पूरी तरह सोल एसेंस की शक्ति को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले, ये जरूरी था कि सोल एसेंस लगभग 5 करोड़ का हो। इसलिए 7 स्टॉर्स के लिए 7 सोल एसेंस की जरूरत थी, जिनकी कीमत कुल मिलाकर 35 करोड़ थी। जय ये सोच रहा था कि उतने पैसों में तो वो आराम से कई सारी अच्छी खासी सोल सीड खरीद सकता था। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो जो तुमने अपने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, जय ने ऐसे कहा जैसे उसे आरव की बेवकूफ़ी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर मेरी सोल सीड का स्वाद भी चख लेना चाहिए, आरव ने कहा। रोज फ्लेम का बहुत ही हाई टेम्परेचर था। ये सारे फ्लेम्स के बीच सबसे खतरनाक फ्लेम था। ये आम फायर मैजिक की शक्ति लगभग 2.5 गुना बढ़ा सकता था। 4th लेवल फायर बर्स्ट में कुछ खास नहीं था। अंदर सिर्फ इतना था कि उसकी शक्ति 3rd लेवल फायर बर्स्ट से दुगनी थी। यही सब फायदे जोड़ते जोड़ते आरव की फायर बर्स्ट किसी आम फायर बर्स्ट से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। प्राइमरी लेवल पर फायर बर्स्ट सबसे खतरनाक स्पेल्स में से एक थी। उसकी शक्ति 5 गुना बढ़ जाने के बाद वो लगभग एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरव प्राइमरी स्पेल्स इस्तेमाल करने में एक एक्सपर्ट था। इस वजह से वो लगातार जय पर फायर बॉलर्स के हमले कर रहा था और अगर उनकी शक्ति इंटरमीडिएट लेवल से आधी भी होती तो भी उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जय को बुरी तरह से घायल कर सकती थी। आरव के हाथ में लगातार फायर बॉलर्स आती ही जा रही थी और जय के पास पहुंचते ही इनसे धमाका हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बम के गोले हों। जय एक जादुई कवच पहने हुए था जो देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा था। उस जादुई कवच ने उसे कई फायर बर्स्ट के हमलों से बचा लिया था। आरव काफ़ी तेजी से फायर बॉलर्स से हमला कर रहा था, जिससे जय को अपना स्टार नेबुला बनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। धमाकों की वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जय काफ़ी परेशानी में था। वैसे तो उसकी स्पेल इस्तेमाल करने की स्पीड आम मैजिशियन से कहीं ज़्यादा थी। कई बार तो उसके इंटरमीडिएट स्पेल लोगों की प्राइमरी स्पेल से पहले ही पूरी हो जाती थी, लेकिन आज आरव उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। जब भी वो अपनी इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करता, उसका दुश्मन उसकी तरफ एक फायर बर्स्ट रप्चर फेंक देता, जिसका धमाका आसपास सब कुछ हिला कर रख देता और वो फिर अपने इंटरमीडिएट स्पेल पूरी नहीं कर पाता। अब तो उसका जादुई कवच भी आरव के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। आखिर में जय ने अपनी इज्जत को साइड में रखा और आरव से दूर जाने लगा। उसने कुछ पल तो सोचा, लेकिन फिर अपना वो विंड इक्विपमेंट समन कर लिया। उसका विंड इक्विपमेंट ब्लू विंड्स थे, उन पर छोटे छोटे पंख साफ दिख रहे थे। एक ही पल में उसने हवा में छलांग लगा दी और ऊपर जाने लगा।
जय ने आरव से बिना छिपे लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसके दुश्मन ने तो उसे महज प्राइमरी स्पेल से ही हरा दिया था। उसके पास अपना विंड इक्विपमेंट एक्टिवेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि आसमान में रहकर वो आरव को हरा सकता था। जय जानता था कि एक बार अगर उसका कवच टूट गया तो वो आरव से नहीं जीत पाएगा। फायर बर्स्ट की सीमा लिमिटेड होती थी। हवा में रहकर जय आसानी से आरव पर फेयरी फिस्ट से हमला कर सकता था और आरव के फायर बर्स्ट उस तक पहुंचते ही नहीं। उसका ये विंड इक्विपमेंट बेहद बेशकीमती था और यही उसे हर मैजिक फाइट में जीताता था। मैं जानता हूं कि कुछ देर के लिए तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम किससे बैटल कर रहे हो। जय शेखावत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय अब आसमान में 20 मीटर ऊपर पहुंच गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही उड़ने दूंगा? आरव ने मुस्कुराकर उससे पूछा। आरव के पैरों के नीचे रेड स्टार पैटर्न्स बनना बंद हो गए थे और उनकी जगह ले ली थी पर्पल स्टार पैटर्न ने, जो आरव के पैरों के नीचे बनकर भी तैयार हो गया था। आरव के चारों तरफ लाइटिंग सैनिक आने लगे। इंद्र, वज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आरव ने अपनी उंगली से जय की तरफ इशारा किया। थंडरबोल्ट सीधा आसमान के जरिए जय की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल जय के सिर पर काले घने बादल छा गए। जब उसने इन बादलों को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लाइटनिंग एलिमेंट। उसे अच्छे से याद था कि कुछ समय पहले आरव ने अपने शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। इससे यह साफ हो गया था कि आरव शेडो और फायर एलिमेंट का मैजिक कल्टीवेशन कर रहा था। फिर भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लाइटनिंग एलिमेंट कहाँ से आया। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास टैलेंट है, आरव ने हंसकर कहा। उसके हंसते ही लाइटनिंग नीचे आने लगी। लाइटनिंग काफ़ी तेज़ और खतरनाक थी। थंडरबोल्ट रात के अंधेरे में आसमान में रोशनी करते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो थंडरबोल्ट एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक पंजा बना लिया। इस पर्पल लाइटनिंग पंजे ने जय को हवा में ही जकड़ लिया। उस पर थंडरबोल्ट का हमला हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। लाइटनिंग से उसे मानो 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। अगर उसने जादुई कवच नहीं पहना होता तो अब तक उसकी चटनी बन गई होती। लाइटनिंग के हमले ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इंद्र वज्र के खास असर के कारण उसकी हड्डियां गीली हो गई थीं। वो एक मिट्टी की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। जय ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया क्योंकि उसकी पूरी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। लाइटनिंग सैनिक अब भी उसकी बॉडी को पैरालाइज किए हुए थे और एक बार लाइटनिंग ने उसका जादुई कवच भेद दिया तो वो लाइटनिंग सैनिक उस पर और तेजी से हमला करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी 15 मिनट भी पूरे हुए हैं, आरव ने अपनी बत्तीसी दिखाकर कहा। वो जय को देख रहा था जो अपनी हार मानने की तैयारी नहीं कर रहा था। ये तो बिना कहे ही साफ था कि जिस इंटरमीडिएट मैजिशियन के पास विंड इक्विपमेंट और इतना महंगा जादुई कवच हो, वो बहुत अमीर फैमिली से होगा। आरव ने उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। आरव जो खुद एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, उसने जय को हरा दिया था, लेकिन जय को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, दर्द में जय ने कहा। सही पहचाना, और किसके पास डुअल एलिमेंट्स होंगे? तुम्हें बदला लेना हो तो ले लेना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तो जैसे अपनी पहचान भी नहीं छुपाए। ये जानने के बाद एनफोर्समेंट यूनियन उसकी पहचान आसानी से कर सकता था, लेकिन ये लड़ाई ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में थी। यहाँ तक कि मंत्री राजेश भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसके फ्लेम का कलर तो, ये तो रोज़ फ्लेम है, लेकिन ये इसके पास कैसे? जय ने देखते ही उस फ्लेम को पहचान लिया और उसे देखते ही उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आरव ने जो ग्राउंड ब्रेक हमला किया था, उसकी फ्लेम पूरी शक्ति के साथ जय की ब्लू फ्लेम्स पर हमला कर रही थी। टेम्परेचर और शक्ति के मामले में रोज़ फ्लेम्स को सारी फ्लेम्स में सबसे बेस्ट माना जाता था। आरव की रोज़ फ्लेम तेजी से जय की ब्लू फ्लेम के इलाके में जाकर उसे बुझा रही थी। भले ही वो ब्लू फ्लेम्स बहुत जगह फैल चुकी थी, लेकिन उनमें रोज़ फ्लेम की गर्मी का सामना करने की शक्ति नहीं थी। आरव ने एक इशारा किया और उसकी शक्ति से रोज़ फ्लेम और फैलने लगी। वहाँ घास के मैदान में एक फेरी रोज़ उभर आया था। चारों तरफ उसकी रोशनी फैल रही थी। ये नज़ारा देखने लायक था। रोज़ फ्लेम के सामने ब्लू फ्लेम का टिकना नामुमकिन था। बदकिस्मती से आरव का रोज़ फ्लेम जय के ब्लू फ्लेम जितनी देर तक नहीं जलता था। हर फ्लेम की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती थीं। आरव का रोज़ फ्लेम शक्तिशाली भी था और सेकंडों में किसी को भी राख में बदल सकता था, लेकिन जय का ब्लू फ्लेम बहुत देर तक जलता था और बड़े इलाके में जल्दी ही फैल भी जाता था। आरव इस बारे में सोच ही रहा था जब उसने देखा कि आसपास के पूरे ब्लू फ्लेम्स नहीं बुझे थे, वो अभी कहीं कहीं जल रहे थे और पास ही फिर से घास ने आग पकड़ ली। तो तुम मेरे फ्लेम को पहचानते हो? आरव को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए उसने जय को छेड़ने के लिए कहा। हाँ, इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरे भाइयों की मौत के लिए जिम्मेदार हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराकर बंदी बनाकर एनफोर्समेंट यूनियन में तुमसे पूछताछ करूंगा। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाइयों को मारकर तुम कैसे बच पाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए मैं मैजिक कोर्ट तक जाऊंगा। जय की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था।
बहुत वक्त पहले जय को किसी बूढ़े हंटर से खबर मिली थी कि स्वपन नगरी के पास एक गांव में हाई टेम्परेचर फ्लेम मिली है। इसी वजह से उस गांव में सूखा भी पड़ा था। जय ने यह सोचा था कि वो खुद जाकर उस फ्लेम को ले लेगा, लेकिन वो वहां जा ही नहीं पाया क्योंकि उस दिन उसे एनफोर्समेंट यूनियन के ट्रायल में जाना था। इसीलिए उसने ये मौका अपने बड़े कजिन्स को देकर उन्हें वहां भेज दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये पता चला कि वो वहां से गायब हो गए। जय को उस रोज फ्लेम की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। आखिर में ना ही उसे उसके भाई वापस मिल पाए और ना ही वो रोज फ्लेम। पहले जय ने सोचा था कि उसे कभी भी उस गांव के सच के बारे में पता नहीं चलेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे उसके भाइयों का कातिल यहाँ और ऐसे मिलेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे उसके भाइयों की मौत का बदला लेने का एक मौका दिया था। जय, खुद को शांत करो। तुम्हारा काम उन्हें धवल पहाड़ जाने से रोकना है। हमेशा ही गार्ड्स के बैकअप के लिए रुकना चाहिए, दूसरे इंटर्न ने कहा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, जय ने गुस्से में कहा और उसकी बॉडी का फ्लेम और भी बढ़ गया था। आरव को बस ये चिंता थी कि उसका दुश्मन सामने से नहीं लड़ेगा, लेकिन अब जब जय को गुस्सा आ गया था तो आरव का काम और आसान हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि आरव अब भी जैसे लड़ने के लिए अपनी किसी भी इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अचानक उसके हाथ में एक रोज कलर फ्लेम आई, जिसे वो एक करतबबाज की तरह यहाँ वहां उछालने लगा। फायर बर्स्ट। आरव ने इस फायर बॉल को अपने दुश्मन की तरफ फेंका और वो जाकर सीधा निशाने पर लगी। जय की शक्ति देखकर आरव मान गया था कि जय भी काफी टैलेंटेड था। उसकी स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार बहुत तेज थी। आरव ने अपनी प्राइमरी स्पेल ही पूरी कर पाया था और जय ने अपनी इंटरमीडिएट स्पेल के लिए नेबुला बना लिया था। जब तक आरव के पास भरपूर शक्ति थी, वो लगातार अपनी फायर बर्स्ट स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था ताकि फायर बॉलर से लगातार जय पर हमला कर सके। लेकिन जय भी कुछ कम नहीं था, वो भी तेजी से फेरी फिस्ट के हमले कर रहा था। तो तुम मुझ पर एक प्राइमरी स्पेल से हमला करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ़ हो या फिर डर के मारे तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। जय को आरव की फायर बर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने फायर नेबुला को बनाने पर ही ध्यान दिया। वो जानता था कि उसकी पूरी बॉडी पहले ही उसकी ब्लू फ्लेम से ढकी हुई थी और आम प्राइमरी लेवल के फ्लेम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ध्यान से देखो कि यहाँ पर बेवकूफ़ कौन है, आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने अपनी मुट्ठी बांधी और फिर उसे खोलने का इशारा किया, जिससे वहां फायर बर्स्ट का धमाका हुआ। यह धमाका लगभग 2 मीटर की गोलाई में हुआ था और इसके असर से जय कुछ दूर जाकर गिर गया। आरव की यह फायर बॉल काफी बड़ी और शक्तिशाली थी। धमाके की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और उससे निकलने वाली चिंगारियां चारों तरफ फैल रही थीं। रोज फ्लेम के असर से आरव का फायर बर्स्ट और खतरनाक हो गया था और सबसे खास बात तो ये थी कि आरव के प्राइमरी लेवल फायर बर्स्ट का असर एक आम फ्लेम के फेरी फिस्ट जितना था। जय को अंदाजा भी नहीं था कि उसके दुश्मन का फायर बर्स्ट इतना शक्तिशाली होगा। वो किस्मत वाला था कि उसके पास भी फायर एलिमेंट था, वरना अब तक तो वो कब का हार मान चुका होता। तुम्हारा फायर बर्स्ट। आरव के फायर बर्स्ट से घायल हुए जय ने कहा। गुस्से के अलावा उसकी आंखों में हैरानी भी थी। इसकी फायर बर्स्ट इतनी शक्तिशाली क्यों है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंटरमीडिएट स्पेल हो, जय ने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरी 4th लेवल फायर बर्स्ट का मजा चखोगे। आरव मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में और फायर बॉलर्स आ गई थी। एक 4th लेवल प्राइमरी स्पेल। जय हैरान हो गया था। इंटरमीडिएट लेवल पर विंड इक्विपमेंट होने के कारण उसे खुद पर बहुत गर्व था। वो सोचता था कि वो आसानी से सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस को धूल चटा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उससे बेहतर भी कोई था जिसने अपनी प्राइमरी स्पेल को 4th लेवल पर पहुंचा दिया था। कोई भी मैजिशियन अपनी प्राइमरी स्पेल्स को सिर्फ सोल एसेंस की मदद से ही 4th लेवल तक पहुंचा सकता था और उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की होती थी। आमतौर पर यह गारंटी लेने के लिए कि नेबुला पूरी तरह सोल एसेंस की शक्ति को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले, ये जरूरी था कि सोल एसेंस लगभग 5 करोड़ का हो। इसलिए 7 स्टॉर्स के लिए 7 सोल एसेंस की जरूरत थी, जिनकी कीमत कुल मिलाकर 35 करोड़ थी। जय ये सोच रहा था कि उतने पैसों में तो वो आराम से कई सारी अच्छी खासी सोल सीड खरीद सकता था। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो जो तुमने अपने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, जय ने ऐसे कहा जैसे उसे आरव की बेवकूफ़ी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर मेरी सोल सीड का स्वाद भी चख लेना चाहिए, आरव ने कहा। रोज फ्लेम का बहुत ही हाई टेम्परेचर था। यह सारे फ्लेम्स के बीच सबसे खतरनाक फ्लेम था। यह आम फायर मैजिक की शक्ति लगभग 2.5 गुना बढ़ा सकता था। 4th लेवल फायर बर्स्ट में कुछ खास नहीं था। अंदर सिर्फ इतना था कि उसकी शक्ति 3rd लेवल फायर बर्स्ट से दुगनी थी। यही सब फायदे जोड़ते जोड़ते आरव की फायर बर्स्ट किसी आम फायर बर्स्ट से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। प्राइमरी लेवल पर फायर बर्स्ट सबसे खतरनाक स्पेल्स में से एक थी। उसकी शक्ति 5 गुना बढ़ जाने के बाद वो लगभग एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरव प्राइमरी स्पेल्स इस्तेमाल करने में एक एक्सपर्ट था।
इस वजह से वो लगातार जय पर फायर बॉलर्स के हमले कर रहा था, और अगर उनकी शक्ति इंटरमीडिएट लेवल से आधी भी होती तो भी उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जय को बुरी तरह से घायल कर सकती थी। आरव के हाथ में लगातार फायर बॉलर्स आती ही जा रही थी और जय के पास पहुंचते ही इनसे धमाका हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बम के गोले हों। जय एक जादुई कवच पहने हुए था जो देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा था। उस जादुई कवच ने उसे कई फायर बर्स्ट के हमलों से बचा लिया था। आरव काफ़ी तेजी से फायर बॉलर्स से हमला कर रहा था, जिससे जय को अपना स्टार नेबुला बनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। धमाकों की वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जय काफ़ी परेशानी में था। वैसे तो उसकी स्पेल इस्तेमाल करने की स्पीड आम मैजिशियन से कहीं ज़्यादा थी। कई बार तो उसके इंटरमीडिएट स्पेल लोगों की प्राइमरी स्पेल से पहले ही पूरी हो जाती थी, लेकिन आज आरव उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। जब भी वो अपनी इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करता, उसका दुश्मन उसकी तरफ एक फायर बर्स्ट रप्चर फेंक देता, जिसका धमाका आसपास सब कुछ हिला कर रख देता, और वो फिर अपने इंटरमीडिएट स्पेल पूरी नहीं कर पाता। अब तो उसका जादुई कवच भी आरव के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। आखिर में जय ने अपनी इज्जत को साइड में रखा और आरव से दूर जाने लगा। उसने कुछ पल तो सोचा, लेकिन फिर अपना वो विंड इक्विपमेंट समन कर लिया। उसका विंड इक्विपमेंट ब्लू विंड्स थे, उन पर छोटे छोटे पंख साफ दिख रहे थे। एक ही पल में उसने हवा में छलांग लगा दी और ऊपर जाने लगा। जय ने आरव से बिना छिपे लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसके दुश्मन ने तो उसे महज प्राइमरी स्पेल से ही हरा दिया था। उसके पास अपना विंड इक्विपमेंट एक्टिवेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि आसमान में रहकर वो आरव को हरा सकता था। जय जानता था कि एक बार अगर उसका कवच टूट गया तो वो आरव से नहीं जीत पाएगा। फायर बर्स्ट की सीमा लिमिटेड होती थी। हवा में रहकर जय आसानी से आरव पर फेयरी फिस्ट से हमला कर सकता था और आरव के फायर बर्स्ट उस तक पहुंचते ही नहीं। उसका ये विंड इक्विपमेंट बेहद बेशकीमती था और यही उसे हर मैजिक फाइट में जीताता था। मैं जानता हूं कि कुछ देर के लिए तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम किससे बैटल कर रहे हो। जय शेखावत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय अब आसमान में 20 मीटर ऊपर पहुंच गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही उड़ने दूंगा? आरव ने मुस्कुराकर उससे पूछा। आरव के पैरों के नीचे रेड स्टार पैटर्न्स बनना बंद हो गए थे और उनकी जगह ले ली थी पर्पल स्टार पैटर्न ने, जो आरव के पैरों के नीचे बनकर भी तैयार हो गया था। आरव के चारों तरफ लाइटिंग सैनिक आने लगे। इंद्र, वज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आरव ने अपनी उंगली से जय की तरफ इशारा किया। थंडरबोल्ट सीधा आसमान के जरिए जय की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल जय के सिर पर काले घने बादल छा गए। जब उसने इन बादलों को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लाइटनिंग एलिमेंट। उसे अच्छे से याद था कि कुछ समय पहले आरव ने अपने शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। इससे यह साफ हो गया था कि आरव शेडो और फायर एलिमेंट का मैजिक कल्टीवेशन कर रहा था। फिर भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लाइटनिंग एलिमेंट कहाँ से आया। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास टैलेंट है, आरव ने हंसकर कहा। उसके हंसते ही लाइटनिंग नीचे आने लगी। लाइटनिंग काफ़ी तेज और खतरनाक थी। थंडरबोल्ट रात के अंधेरे में आसमान में रोशनी करते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो थंडरबोल्ट एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक पंजा बना लिया। इस पर्पल लाइटनिंग पंजे ने जय को हवा में ही जकड़ लिया। उस पर थंडरबोल्ट का हमला हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। लाइटनिंग से उसे मानो 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। अगर उसने जादुई कवच नहीं पहना होता तो अब तक उसकी चटनी बन गई होती। लाइटनिंग के हमले ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इंद्र वज्र के खास असर के कारण उसकी हड्डियां गीली हो गई थीं। वो एक मिट्टी की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। जय ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया क्योंकि उसकी पूरी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। लाइटनिंग सैनिक अब भी उसकी बॉडी को पैरालाइज किए हुए थे और एक बार लाइटनिंग ने उसका जादुई कवच भेद दिया तो वो लाइटनिंग सैनिक उस पर और तेजी से हमला करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी 15 मिनट भी पूरे हुए हैं, आरव ने अपनी बत्तीसी दिखाकर कहा। वो जय को देख रहा था जो अपनी हार मानने की तैयारी नहीं कर रहा था। ये तो बिना कहे ही साफ था कि जिस इंटरमीडिएट मैजिशियन के पास विंड इक्विपमेंट और इतना महंगा जादुई कवच हो, वो बहुत अमीर फैमिली से होगा। आरव ने उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। आरव जो खुद एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, उसने जय को हरा दिया था, लेकिन जय को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, दर्द में जय ने कहा। सही पहचाना, और किसके पास डुअल एलिमेंट्स होंगे? तुम्हें बदला लेना हो तो ले लेना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तो जैसे अपनी पहचान भी नहीं छुपाए। ये जानने के बाद एनफोर्समेंट यूनियन उसकी पहचान आसानी से कर सकता था, लेकिन ये लड़ाई ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में थी। यहाँ तक कि मंत्री राजेश भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। आरव ये बात जानता था, इसलिए उसे अपनी पहचान बताने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी उसकी पहचान छिपाने से कुछ नहीं होता, लोगों को तो पता लग ही जाता। तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जय की आंखों में बदले की आग थी। आरव ने उसकी धमकियों को अनसुना कर दिया और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। मीरा लगातार 4 दुश्मनों से एक साथ लड़ रही थी।
इनमें 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन थे और एक रेजा पंख गोरैया थी जो बढ़ रही थी। उन 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन से मीरा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो रेजा पंख गोरैया उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। आरव ये बात जानता था, इसलिए उसे अपनी पहचान बताने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वैसे भी उसकी पहचान छिपाने से कुछ नहीं होता, लोगों को तो पता लग ही जाता। तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जय की आंखों में बदले की आग थी। आरव ने उसकी धमकियों को अनसुना कर दिया और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। मीरा लगातार 4 दुश्मनों से एक साथ लड़ रही थी। इनमें 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन थे और एक रेजपन गोरैया थी जो बढ़ रही थी। उन 3 इंटरमीडिएट मैजिशियन से मीरा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो रेजपन गोरैया उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी।